सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 11 फरवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। पहले पेज पे खबर आती है एआई एक्शन समिट से, जो कि हो रही है पेरिस में। एआई एक्शन समिट को फ्रांस और इंडिया दोनों लीड कर रहे हैं, यानी कि इसे को चेयर कर रहे हैं। भारत को चेयर कर रहा है इसे, अध्यक्षता कह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी फ्रांस पहुंच चुके हैं पेरिस। एआई एक्शन समिट में एआई जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है, इसको लेकर बात करी जाएंगी। क्या फ्यूचर लेजिस्लेशंस ज़रूरी हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़रूरी हैं जिसके तहत एआई को रेगुलेट कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि एआई से ज़्यादा चुनौती ये यूएसए को दे रहे हैं, यूरोपियन देश। क्योंकि एआई का अगर हम नाम ले रहे हैं तो दो ही देश इस समय लीड कर पा रहे हैं। पहला तो आपका यूएस है, दूसरा है चाइना। तो ईयू को ये डर है कि एआई की रेस में हम कहीं पीछे ना रह जाएं। अब पीछे ना रहने के लिए साथ में चला जाता है। ईयू के लिए फ़िलहाल तो मुश्किल है कि इतनी जल्दी कोई अपना एआई एलएलएम मॉडल बनाए जो कि इतना ग्लोबली फेमस भी हो पाए। तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसे कम से कम रेगुलेट ही कर ले, रेगुलेशन ही कर ले, जैसे यूरोपियन यूनियन। और यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ तो फ्रांस का जिक्र हो रहा है, ईयू कहाँ से ले आया है। देखिए ये सब चीज़ें पर्दे के पीछे हो रही होती हैं। तो यूरोप ये जानता है कि वो इतनी जल्दी तो टेक्नोलॉजी डेवलप वगैरह कर नहीं पाएगा, तो उसे रेगुलेट ही करना पड़ेगा। इसीलिए यूरोप ने, आप देखेंगे बीते साल में गूगल पर केस, फेसबुक पर केस और व्हाट्सएप पे केस, तमाम प्रकार के रेगुलेशन के नाम पे एआई एक्ट भी ले आया अपने आप में। ये सब रेगुलेशंस ले आए ताकि इसे नियंत्रित कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली एआई का विस्तार अगर होता है तो वो यूएस का ही विस्तार होगा। अच्छा, सिर्फ एआई एक्शन समिट में इसी पर बात नहीं हो रही है। एआई एक्शन समिट में बहुत सारी बातें हो रही हैं। यूरोप में भी कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। अब एआई का मतलब सिर्फ वो एप्लीकेशन नहीं है जो आप यूज़ करते हैं। एआई का मतलब इसके पीछे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इस पर ही बातचीत होगी। जैसे इसको बनाने के लिए जीपीयू चाहिए होते हैं, पूरा पूरा सुपर कंप्यूटर्स इंफ्रा चाहिए होता है, कंप्यूटर इंफ्रा चाहिए होता है। इस पर बातचीत होगी कि खुद के माइक्रोचिप्स, सेमीकंडक्टर्स वगैरह बनाए जाएँ देशों के साथ यूरोप में। तो एआई एक्शन समिट बेसिकली फ्यूचर में बात हो रही है, एआई को कैसे इस टेक्नोलॉजी को टैप कर सके। यूरोपियन यूनियन भी, और फ्रांस इसे होस्ट कर रहा है। कई देश के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस मीटिंग में सैम ऑल्टमैन भी आए हैं, गूगल के सुंदर पिचाई भी आए हैं, मतलब अच्छे खासे लोग आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की ओर। संपादकीय इस क्रम में है। पहला संपादकीय मानवीयता का लोप, दूसरा है उपग्रह प्रक्षेपण से बढ़ता प्रदूषण, और तीसरा मणिपुर की आस। चलिए पहले मणिपुर से ही बात करते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। कुकी समुदाय की संस्था ITLF का कहना है कि बीरेन सिंह को लगने लगा था कि अविश्वास प्रस्ताव में वो हार जाएंगे। फिर उनकी बातचीत के एक ऑडियो अंश को सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए भेज दिया है, जैसे में भाजपा को भी उन्हें बचाना मुश्किल लग रहा था। इसलिए बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया। इसके पीछे हकीकत जो है, पर मणिपुर मामले को संभालने में बीरेन सिंह पूरी तरह विफल रहे हैं और विपक्ष लगातार उनका इस्तीफा मांग रहा था। करीब 21 महीने से वहाँ हिंसा का दौर चल रहा है, मगर केंद्रीय नेतृत्व ने बीरेन सिंह पर नैतिक जवाबदेही का कोई दबाव नहीं बनाया। वे न केवल अपने पद पर बने रहे, बल्कि कई मौक़ों पर मामले को छिपाने की कोशिश भी करते दिखाई दिए। देखिए, रेजिग्नेशन कोई रास्ता नहीं होता है। जितना नुकसान उस स्टेट्स ने झेल लिया है, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ITLF का कहना है कि बीरेन सिंह ने जाने या रहने से उनकी मांगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे अलग प्रशासन की मांग उठाते रहेंगे। बीरेन सिंह ने इस्तीफे के जरूर उन लोगों को खुश
या कुछ राहत अनुभव होगी जो उनके ढीले-ढाले और पक्षपातपूर्ण रवैये से नाखुश थे। और वास्तव में ये मणिपुर स्थिति में बेहतरी का संकेत हो सकता है, फिलहाल दावा करना मुश्किल है। सरकार से अपेक्षा की जाती है कि लोगों को ये समझाएं कि वह उच्च न्यायालय की सलाह पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाह रही जिससे कुकी और दूसरे आदिवासी समुदायों के हितों को चोट पहुंचती है। देखिए, सरकार को कहीं ना कहीं फेलियर यहाँ पे तो हुआ ही है मणिपुर की प्रॉब्लम को डील करने में। मणिपुर की हिंसा में अब तक एक करीब 250 लोग मारे जा चुके हैं, 1,500 से ऊपर लोग घायल हो गए, सैकड़ों घर और पूजा स्थल जला डाले गए हैं, हजारों लोग अब भी अपने घर नहीं लौट सके हैं, राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। लोगों को राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वह खुद टोलियां बनाकर अपने गांव की सुरक्षा करते हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी एन बीरेन सिंह अपने पद पर बने रहे। केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें हटाने का दबाव नहीं बनाया, पर कोई भी संवेदनशील राजनेता इस तरह अपने लोगों को मरते दर बदर भटकते और ज़लालत सहते कैसे दिखता रह सकता है, ये समझ से बाहर है। बहुत सही बात है। आगे बढ़ते हैं। मानवीयता का लोप, समाज की संवेदनशीलता, सहिष्णुता और मानवीय करुणा में लगातार हो रहे शरण को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। लगता है कि इस दौर में मनुष्य सभी मानवीय मूल्यों का परित्याग कर नफरत, भेदभाव और अनैतिकता की राह पर चल पड़ा है। आक्रामक आक्रोश और कभी स्वार्थवश वह ऐसे क्रूरता पर बैठता है जिससे मानवीयता को गहरी ठेस पहुंचती है। ऐसे में प्रायः निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। किसी को भी मार डालने का उन्माद मनुष्य में कोई एक दिन में पैदा नहीं हुआ। इसे समझने के लिए किसी इसकी जड़ में जाने के साथ समाजशास्त्रीय अध्ययन की भी जरूरत है। आज जिस तरह हैवानियत बढ़ रही है, इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य के में मन में ना तो प्रकृति का लिए, ना बेजुबानों के लिए और ना ही इंसानों के लिए करुणा बची है। पिछले 2 दशक में बेशक हम आधुनिक हो गए हों, मगर हमारी प्रवृत्ति कई मामलों में आदिम हो गई लगती है। दिल्ली में रविवार को हुई घटना उसका उदाहरण है। एक वाहन चालक ने एक रसोइये को महज इसलिए पीट-पीट कर मार डाला कि उसकी बस की सीट पर और फर्श पर गलती से खाना बिखर गया था। आरोपी ने इस हत्या से पहले दिन दहला देने वाली क्रूरता की। उस मतलब बहुत ही कहते हैं कि ना, ह्यूमन इज बिकमिंग वर्स देन एनिमल। जानवर से ही बदतर होते जा रहे हैं। भागदौड़ की ज़िंदगी के बीच रोजी रोटी के लिए संघर्ष बढ़ा है, मगर इसी के साथ लोगों से सद्भाव की भावना खत्म हो रही है। अब छोटी छोटी बातों को लेकर वह न केवल घरों में बल्कि सड़कों पर भी लड़ने लगे हैं। लोग अब महंगी गाड़ियों में अवश्य चलते लगे हैं, लेकिन किसी की गाड़ी से ज़रा सी खरोच लग जाए तो वह न केवल असभ्यता से पेश आते हैं बल्कि शारीरिक क्षति पहुंचने से भी संकोच नहीं करते। सहनशीलता, करुणा, क्षमा और मानवीयता मनुष्य के आभूषण है। मनुष्य के ये गुण कैसे लुप्त हो गए। हैवानियत का शिकार संबंधित रसोइया अपने काम कमीज उतार कर सफाई कर रहा था, फिर भी आक्रोश में अंधे चालक और उसके साथियों ने उसके साथ बर्बरता की। दुख हुआ ये ऐसी खबरें सोच के लगता है कि आज भी मानव है भी, ये मानवीयता खत्म हो गई है। अगला लेख है उपग्रह प्रक्षेपण से बढ़ता प्रदूषण। ये लेख लिखा है रंजना मिश्रा जी द्वारा। रंजना जी कहती हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतरिक्ष अन्वेषण एक महत्वपूर्ण कदम है। इसने मानव जाति को कोई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसने मानव जाति के नीचे बचाया है। रॉकेट प्रक्षेपण के माध्यम से उपग्रहों और अन्य उपकरणों को अंतरिक्ष में भेजना आज के युग की आवश्यकता बन गई है। चाहे यह संचार के लिए हो, मौसम का अध्ययन हो या ग्रहों पर जीवन की खोज हो, रॉकेट प्रक्षेपण ने मानवता को नई संभावनाओं से परिचित कराया है। हालांकि इसके साथ ही ये प्रक्रिया पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या भी पैदा करती है। प्रक्षेपण के दौरान वायुमंडलीय प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, ध्वनि प्रदूषण, जल और मिट्टी का प्रदूषण और अंतरिक्ष में मलबा जैसी समस्याएं अब सामने आ रही हैं। देखिए, हम देखते हैं कि गाड़ियों में जरा सा पॉल्यूशन के नाम पे तो इतना आतंक मचा रखा है कि ये डीजल गाड़ी नहीं चलेगी, BS4 नहीं चलेगी, BS6 नहीं चलेगी, BS7 नहीं चलेगी। कोई पहले ये तो बताए कि जो फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, क्या उसका चेकिंग हो रही है? जो स्पेस मिशंस के नाम पे इतना डेली एमिशन हो रहा है, क्या उसकी चेकिंग हो रही है? ये भी तो मुद्दा है एक। रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बहुत शक्तिशाली ईंधन का उपयोग किया जाता है।
जब ये ईंधन चलता है तो बड़ी मात्रा में गैसें और कण उत्सर्जित होते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैस शामिल होती हैं। ठोस ईंधन के जलने पर कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं, जो प्रदूषण का कारण बनते हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमारे जैसे ही रॉकेट लॉन्च होता है तो एमिशंस होते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं, जो प्रदूषण का कारण बनता है। लिक्विड हाइड्रोजन, तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करने वाले रॉकेट कम प्रदूषण करते हैं। अच्छा, वहीं पे जो आपके लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, उनका एमिशन कम होता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जो मानव, जीव जंतुओं और पौधों के लिए घातक होती है। इससे पृथ्वी के सुरक्षा कवच के रूप में जाना जाता है। ओजोन लेयर होती है, ये भी इससे बड़ी नुकसान हो रही है। ओजोन लेयर हमारे असल में अर्थ के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है। रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान ठोस प्रोपेलेंट्स के उपयोग किए जाने वाले प्रोपेलेंट्स जो होते हैं आपके प्रोपेलेंट्स जो प्रोपेल करते हैं, रॉकेट को उठा के ऊपर भेजते हैं, प्रोपेलेंट्स में उपयोग किए जाने वाले क्लोरीन आधारित यौगिक ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। क्लोरीन अणु ओजोन अणुओं के तोड़कर पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने देते हैं, जो स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक है। रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस पैदा होती हैं, जो ओजोन के साथ प्रतिक्रिया कर उसे नष्ट करती हैं। यह गैसें कई वर्षों तक वायुमंडल में बनी रहती हैं। प्रक्षेपण के दौरान निकली गैस सीधी ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, जहां ओजोन परत में खुद को पुनर्निर्मित करने का समय नहीं मिलता। रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान उत्पन्न ध्वनि का स्तर अधिक होता है, जो मानव और वन्यजीवों दोनों के लिए हानिकारक है। ये स्थानीय पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालता है और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को बाधित करता है। प्रक्षेपण स्थल के आसपास के जानवर और पक्षी तीव्र ध्वनि से भयभीत हो जाते हैं, जिससे उनके व्यवहार और प्रजनन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ध्वनि तरंगों की तीव्रता के कारण आसपास के पेड़ों और वनस्पतियों को भी नुकसान हो सकता है। देखिए, ये तो बहुत सारे एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। रॉकेट ईंधन में मौजूद हानिकारक रसायन केमिकल्स होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और भारी धातुएं मिट्टी की संरचना को बदल देते हैं। इन रसायनों के कारण मिट्टी का पीएच स्तर असंतुलित हो सकता है, जिससे वहाँ की खेती और पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। प्रदूषित मिट्टी में सूक्ष्म जीव और कीड़ों के जीवित रहने में कठिनाई होती है। वो आसपास की सॉइल भी तो आपकी प्रदूषित हो जाती है। स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र पर असर पड़ता है। जब भी रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसके अलग अलग हिस्से जैसे बूस्टर और उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने वाले अन्य उपकरण अपना काम पूरा करने के बाद अलग हो जाते हैं। इनमें से कुछ पृथ्वी पर वापस गिरते हैं, लेकिन कई टुकड़े अंतरिक्ष में ही घूमते रहते हैं। पुराने और निष्क्रिय उपग्रह समय के साथ टूटने लगते हैं, जिससे छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। रॉकेट और उपग्रह भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम और दिशा निर्देश बनाए गए हैं, ताकि मलबे की समस्या को नियंत्रित किया जा सके। प्रक्षेपण स्थल के चारों ओर ध्वनि अवरोधक बनाए जा सकते हैं। देखिए, सॉल्यूशन भी तो है ना, ये तो समस्याएं हैं, समस्या का सॉल्यूशन क्या है, उपाय क्या है। कितनी बढ़िया बात कही है कि हम यहाँ पे ध्वनि अवरोधक लगा सकते हैं आसपास में। रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान जल वाष्प का उपयोग ध्वनि तरंगों की तीव्रता को कम करने के लिए किया जाता है, जो वाटर वेपर होता है। ये तरीका नासा और अन्य एजेंसियां अपनाती हैं। क्लोरीन आधारित ठोस ईंधनों को नाइट्रोजन आधारित यौगिक से प्रतिस्थापित करना ओजोन परत की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम है। वैज्ञानिकों ने कई नवाचार किए हैं, जिनका उद्देश्य प्रक्षेपण के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। हरित ईंधन के विकास और उपयोग से प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगर प्रक्षेपण स्थलों को ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किया जाए जहां पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े, जैसे समुद्र तट के नज़दीक, संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र और ध्वनि घनी आबादी वाले क्षेत्रों से प्रक्षेपण स्थलों को दूर रखना चाहिए। ये तो है। देखिए, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। अगर हम स्पेस एक्सप्लोरेशन भी नहीं करेंगे तो भी समस्या है, हम ग्रो कैसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं आज के और अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत की खबरों की तरफ। एआई एक्शन समिट जो मैं आपको बताया है, वो उसमें प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं।
फिलहाल आज के इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए। और अच्छा लगे तो हमारी वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको डिटेल में करंट अफेयर्स जानने के लिए वहाँ पे सहायता मिलेगी। थैंक यू।